लोग कहते हैं कि नेताजी और शिवपाल यादव जी ने मिलकर के सड़क से उठाकर समाजवादी पार्टी को संसद में बिठा दिया, सदन में बिठा दिया, विधानसभा में पहुंचा दिया, सरकार बना दिया। अखिलेश यादव को विरासत में मिल गई गद्दी तो संभाल नहीं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बहुत लंबा समय बिताया है और बिल्कुल स्वच्छ और साफ बिताया है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। नेताजी ने भविष्य में जो संज्ञा दिया था, इसकी नब्ज पकड़ करके आजमगढ़ के लोगों की धड़कन को पहचाना था कि ये लोग सच में इनके रगों में समाजवादी खून है। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि 56 एसडीएम, वो बहुत जिम्मेदारी का पद है और जब छान के निकाला गया तो कहीं 56 नहीं हुए थे। तो जब इतने बड़े पद पर बैठ के लोग झूठ बोल जाएंगे कि जब अखिलेश यादव ने इतना सारा काम अच्छा किया, फिर 17 में हार कैसे हुई? अब कुछ बाबा नए मार्केट में आ गए हैं जो उनसे मिल करके उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको धर्म में उलझा रहे हैं। अभी कैमरे के फ्रेम में आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। ये तस्वीर विष्णुदेव यादव जी की है, जो पिछले 24 सालों से अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ साए की तरह रहे। शायद समाजवादी पार्टी का कोई नेता, मंत्री, विधायक शायद ही कोई ऐसा हो जो इस चेहरे को ना पहचानता हो। इनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। अखिलेश यादव एक ऐसे कौतूहल के विषय में हैं, अच्छे संदर्भों में मैं कह रहा हूँ, कौतूहल का विषय है। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानना चाहता है, उनकी पॉलिटिकल ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता है, राजनीति में उनके फैसलों के बारे में जानना चाहता है और ये जानना चाहता है कि क्या अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में 2027 की जैसी कवायद शुरू हुई है, क्या सत्ता में वापस आएंगे। इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे विष्णुदेव यादव जी के साथ और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद पहली बार जनता रूबरू होगी उन सवालों के जवाब से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना टाइम निकाल करके और मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 24 साल आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो 12 से 17 तक हमारे प्रदेश के मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे, आप उनके साथ साए की तरह रहे। तो सबसे पहले तो मैं ये जान लेना चाहता हूँ कि कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह की प्रोफाइल की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहना। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है और कई दृष्टिकोण से चैलेंजिंग होता है। एक तो स्वयं सुरक्षा के लिए अपराधियों से, दूसरी बात अपने लोगों से भी भीड़ भाड़ की सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरी चीज़ ये है कि चैलेंजिंग में एक चीज़ ये आता है कि हम स्वयं को किस तरह का हमारा व्यक्तित्व है, किस तरह का हमारा आचरण है, हम कैसे रहते हैं, कैसे हमको रहना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ कपड़ा हमें शौक़ है कि हम ये पहनेंगे, लेकिन उनके साथ रहते हुए नहीं पहन सकते। जब तक मैंने था कभी जीन्स और जूता और इस तरह के और कपड़े नहीं पहना, और जब से वहाँ से हटा तो खूब जीन्स पहना। यानी अब शौक़ पूरे हो रहे हैं पूरे। तो कहने का मतलब ये है, मैं इस सेंस में कहना चाहता हूँ कि ये चैलेंजिंग का जो विषय है, इसके विषय में कहना चाहता हूँ कि वे सब जैसे भीड़ से उनको सुरक्षित रखना, समाज के लोगों से दूर, मतलब जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे दूर रखने के साथ साथ अपने में कितना चैलेंजिंग है कि मैं दाढ़ी नहीं रख सकता, मेरे बाल कैसे होने चाहिए, मेरी भाषा कैसी होनी चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मैं पान मतलब खाता ही नहीं, इलायची भी मुंह में डालने की मैं नहीं डाल सकता। तो मतलब ये अपने अंदर भी इतना था। आप लोगों के लिए भी प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल है और लोग नहीं मानते। मैं तो पूरा प्रोटोकॉल करता था कि कभी कभी तो परफ्यूम और इस तरह के लगाने में लगता था कि वो ये सब चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो उन्होंने नहीं पसंद करते तो हम लोग नहीं पसंद करते थे। क्या बात है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का एक मशहूर कोट था, एक बयान वो अक्सर कहते थे जब भी वो मंच पे होते थे कि अगर सैफई और इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ उस दिल की धड़कन है। आपको बता दूं कि विष्णुदेव जी हमारे आजमगढ़ ज़िले के ही रहने वाले हैं, टंडवा के रहने वाले हैं। तो आपकी तो हेड कांस्टेबल से शुरुआत हुई थी, फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया तक कैसे? ऐसा था कि
मैं इलाहाबाद में पोस्ट था, वहाँ से लखनऊ गया, लखनऊ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम से गया। फिर मैं ऑफिशियली रन रिटेन तो माननीय अखिलेश जी के साथ ही था, लेकिन वैसे व्यवहारिक रूप से 2 साल मैं नेताजी के साथ भी चला, डिफेंस मिनिस्टर थे। और जो अभी आपने प्रश्न किया कि नेताजी ने ऐसा कहा कि ये इटावा दिल है तो ये आजमगढ़ धड़कन है, ये आज भी वो लाइनें चलती हैं। हाँ, ये नेताजी ने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि आजमगढ़ एक ऐसा जनपद है कि जो आज देखिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना के रखा है। जब इस पार्टी की स्थिति खराब थी, कई जिलों में एक सीट नहीं मिली थी, तब आजमगढ़ में 10 में से 5 सीटें आजमगढ़ की थी। और आज 10 के 10 सीटें आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी की है, दोनों लोकसभा आजमगढ़ की है। तो इसको तो कुछ भी संज्ञा दिया जा सकता है। नेताजी ने भविष्य में जो संज्ञा दिया था, इसकी नब्ज पकड़ करके आजमगढ़ के लोगों की धड़कन को पहचाना था कि ये लोग सच में इनके रगों में समाजवादी खून है, लोहिया की विचारधारा है, वो पहचाना था, तब ये कहा था, ऐसी नहीं कहा था। जिस तरह से आप समाजवादी खून लोहिया जी की विचारधारा पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी संभालते संभालते आपने पॉलिटिक्स भी खूब करी, इंटरेस्ट खूब जगह आपका। देखिए मैं तो आखिर किसे इतना याद रहता है कौन सी विधानसभा में कौन सी सीट किसकी है, कौन से ज़िले में कितनी सीटें हमने जीती हैं? देखिए, उन्होंने जो अपने ज़िले को था, भी पिछले बार का आप रिजल्ट देखेंगे, मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज से लेकर के आप कानपुर से लेकर के जो 8-10 ज़िले का बेल्ट था, आप उनका रिजल्ट देख लीजिए। अब केवल आजमगढ़ का रिजल्ट देख लीजिए, वो उनका गृह जनपद था। मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये तो गढ़ था न, लेकिन उस गढ़ के अलावा आजमगढ़ का रिजल्ट देख लीजिए, वहाँ के दे दे। तो नेताजी इतने अनुभवी थे, इतने थे कि जब समाजवादी पार्टी बनी तब से नेताजी ने जो आजमगढ़ को महत्व दिया, जो आजमगढ़ में उन्होंने लोगों की जो नब्ज पकड़ा था, वो जानते थे कि ये पैदाइशी समाजवादी हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये हमारा दिल है। ठीक बात, यानी मोटा मोटा कह सकते हैं कि जब मुश्किल समय में बेहद करीब लोगों ने साथ छोड़ दिया, उस समय भी आजमगढ़ डटा रहा। बिल्कुल बिल्कुल सच है, सच है। जब पूरा प्रदेश नेताजी से थोड़ा से दूर हुआ किन्हीं कारणों से, तब भी आजमगढ़ अपनी जगह अडिग रहा। चलिए, अब आप रिटायर हो चुके हैं, अब सीधे लौटते हैं अखिलेश यादव जी के ऊपर कि मतलब आपने उनके साथ इतना वक्त बिताया, किस तरह का व्यक्तित्व है उनका? उनके व्यक्तित्व के बारे में तो हम उतने योग्य नहीं हैं कि उनके व्यक्तित्व को हम प्रकट कर सकें, व्यक्त कर सकें। और जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व है और उनके व्यक्तित्व को बताने वाला और उसको प्रस्तुत करने वाला भी बहुत बड़ा व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। तो हमारा व्यक्तित्व उतना बड़ा नहीं है कि हम उनके व्यक्तित्व को बता सकें, लेकिन मोटा मोटा जो हम अपने लेवल पर कुल मिला के, वो इतने नेक दिल और इतने अच्छे इंसान हैं, इतने दयालु हैं कि इसकी कोई जोड़ नहीं है। और वो बहुत बड़े दिल के हैं, बहुत बड़े दिल के हैं। मैंने देखा कभी वो निर्णय जैसे लेना बहुत तत्काल, जैसे मैंने कुछ कहा कि सर ये फला आदमी है और इसके ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा ठीक है दे दो। मैंने कहा कि उसको 3 लाख रुपया चाहिए, वो इसीलिए 3 दिन से चक्कर काट रहा है, उन्होंने कहा दे दो, 1 सेकंड में दे दो। ये प्रदर्शित करता है कि उनके अंदर लोगों के प्रति संवेदना है, लोगों के प्रति उनके अपने लगाव हैं, वो मजबूरी को समझते हैं, गरीबी को समझते हैं। और यही कारण है कि गरीब जनता और असहाय लोग उनको पसंद करते हैं, इसी कारण से पसंद करते हैं। तो आखिर जो 12 से 17 का दौर बीता, लोग कहते हैं, आम जनता कहती है अखिलेश यादव ने जो काम कराए हैं वो शायद अब तक कभी नहीं हुआ। इस पे आपकी क्या राय है? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर जब इतने सारी अच्छी चीज़ें थी तो चुनाव में हार कैसे हुई? देखिए, विकास के मामले में किसी दल का नेता उनकी बराबरी नहीं कर सकता, न कोई पार्टी कर सकती। मैं कह सकता हूँ सिर्फ लखनऊ
के इर्द गिर्द आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने सरकार बनने के बाद, सटीक जवाब दीजिएगा, आप सिक्योरिटी का दबाव नहीं है आपके ऊपर, आप स्वतंत्र हो चुके हैं। बिल्कुल मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि जो बातें पब्लिक सुनेंगी उस पर मतलब उनको भरोसा हो कि आप जो बात कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल अपनी अंतरात्मा से कह रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है और जो मैंने इधर देखा। आप देखिए, हम लोग सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने गांव के गरीब लोगों को लैपटॉप दिया, बच्चियों को जो ये कन्या विद्याधन दिया, इसलिए कि समाज के जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं और जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी भी बच्चियां शिक्षित हो जाए, इसलिए उन्होंने दिया था, शादी विवाह कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़ कि हम लोग जानते नहीं थे कि मेट्रो क्या होती है। मेट्रो जब ये बात करते थे कि अब मेट्रो बनवाऊंगा, तो पहली बार मैंने सोचा मेट्रो क्या होती है, तब पता लगा कि ये ट्रेन है, मेट्रो चलती है, जो जैसे बॉम्बे में चलती थी, कभी वहाँ चलती थी, बड़े दिल्ली में चलती, कलकत्ता में सबसे पहले। तो उन्होंने मेट्रो लाया, तो मेट्रो का कल्चर आया, एक्सप्रेस वे आया, और उन्होंने जैसे JPNIC को बनाया। पुलिस मुख्यालय, कई लोगों ने कहा कि कई एशिया में सबसे नंबर 1 है। मैं उसमें 2.5 साल बैठा हूँ, मैं CO मुख्यालय के तौर पर बैठा हुआ, 2.5 साल बैठा। आप समझिए कि जो मेरी ऑफिस थी, कई ज़िले के कप्तान की ऑफिस नहीं वैसी होगी, और जो उससे सीनियर अफसर बैठते हैं, लगेगा कि 5 स्टार होटल में बैठे हैं। जहां हम लोग डिनर कराया जाता है पार्टी का, आप सोचिए कि लखनऊ का क्या नाम है, ताज होटल फेल है। जिस तरह के सोफे लगे हैं, जिस तरह की व्यवस्था, तो ये प्रदर्शित करता है उनके। एकाना स्टेडियम को देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहे हैं जी। नहीं तो कानपुर में घिसा पीटा, मैं आपकी दो में पूरा IPL कराया, कानपुर का मैच कराया जी। पूरा मैंने 1 महीने कराया है जी। और 4-5 मैच करा चुका उसमें। तो आप इससे पूर्वांचल एक्सप्रेस की नींव उन्होंने डाली, और JPNIC को आप देख लीजिए, जनेश्वर मिश्रा पार्क को आप देख लीजिए, कैंसर इंस्टीट्यूट को आप देख लीजिए, मेदांता को आप देख लीजिए, गोरखपुर के 500 बेड का वह हॉस्पिटल देख लीजिए, मुख्यालय के बगल में इनके क्या नाम, राम मनोहर लोहिया के नाम से हॉस्पिटल है, जो अब राम प्रकाश गुप्ता के नाम से बदल दिया गया, उसको देख लीजिए। वहीं कैंसर इंस्टीट्यूट है, नाम बदल दिया गया है, लेकिन इन्होंने बनाया था। वहीं पराग डेयरी, वो अमूल का डेयरी प्लांट देख लीजिए। तो इससे लगता है कि विकास की जो चीज़ें हैं, इनसे अच्छा कोई विकास की योजना बना ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। ये लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, अंधविश्वास, पाखंड के नाम पर जनता को मेन मुद्दे से, शिक्षा के तरफ से और बेरोजगारी का प्रश्न उठाएं। इनको उठा करके किधर ले जाना चाहते हैं, जाति के तरफ या धर्म के तरफ। और कुछ बाबा नए मार्केट में आ गए हैं, जो उनसे मिल करके उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको धर्म में उलझा रहे हैं। मैं कांवड़ ड्यूटी 4 साल से कर रहा हूँ, मुजफ्फरनगर जाता हूँ। अयोध्या का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिस कार्यक्रम को मैंने अटेंड न किया हो। मैं प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के, और एक नई बात बता दूँ, जब वो राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा था तब भी मैं वहीं था। अच्छा। नेताजी के ज़माने में तब भी मैं वहीं था। लोग कहते थे कि सरजू लाल हो गई थी, इतना झूठा बात बोलते थे, क्योंकि मैं आंखों से देखा, कुछ नहीं था। और प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन मैं था, जिस दिन जजमेंट आया उस दिन भी मैं वहाँ गया हुआ था। और जितने कार्यक्रम हुए हैं सब में मैं ड्यूटी में वहाँ गया। यानी आपके हिसाब से जो सरयू लाल हो गई, जो ये RSS के लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, वो गलत बात है? वो गलत बात है। एक पत्रकार की, आप जानते हैं, आपको पता होगा, एक पत्रकार ने लिखा है कि जब ये बताया गया कुल 17, किसी RSS ने कहीं से 17 की लिस्ट आउट की थी, 17 शायद 17 की, तो उसमें उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, उसने जो खोज किया तो 3 नाम जो उनको मिले थे, जो मर गए थे, शहीद हो गए थे, उनके हिसाब से वो तीनों नाम के आदमियों को उन्होंने ढूंढ निकाला और एक जगह तो गए जिसके जिंदा मिले, और मूर्ति लगने की तैयारी हो रही थी जब ये गए थे वहाँ पर, तो तीनों के तीनों जिंदा मिले उनको। क्या बात है। विष्णुदेव जी, आगे बातचीत आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं बस आपसे ये जान लेना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने सरकार का पक्ष रखा,
तत्कालीन सरकार का पक्ष रखा। उस तरह से तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं रख सकता। सारे काम आपको याद हैं, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, सारी बातें आपको याद हैं। तो क्या एकदम पूरा मन बना चुके हैं कि अब रिटायरमेंट के बाद अब सीधा पॉलिटिक्स में पारी खेलना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाई बर्थ थोड़ा सा मुझे ये है, या मेरी जीन्स में कहिए कि मैं समाज सेवा में शुरू से रहा हूँ। जब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास नहीं गया था तो ग्राम विकास समिति बनाया था और उसमें अपने गांव के बच्चे जो सबसे ज़्यादा नंबर पाते थे उसमें लोगों को मैं पुरस्कृत करवाता था। कई मुझे याद है, एक बार रमाकांत जी चीफ गेस्ट थे, एक बार ये माननीय नंद किशोर जी चीफ गेस्ट थे, एक बार माननीय दुर्गा जी चीफ गेस्ट थे, एक बार कमला प्रसाद जी चीफ गेस्ट थे। तो मैं इसलिए बता दिया कि मैं सामाजिक कार्यों में पहले से भी रुचि रखता था। पूछने का बस मतलब इतना था, तात्पर्य यही था कि अगर अच्छे लोग राजनीति में आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, ये चीज़ है, ये निर्भर आना है कि नहीं आना, ये निर्भर करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर। राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने खुले दिल से तारीफ करेंगे तो अखिलेश जी तो बुला ही लेंगे आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से के मेरे संबंध या तो वो जानते हैं या तो मैं जानता हूँ। एक बार किसी से उन्होंने कहा कि पूरी कहानी बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी, शार्ट में जी। उन्होंने कहा कि पहलवान ने टीका, उन्होंने कहा हे सुनो, बहुत महत्वपूर्ण आदमी से, मैं पहलवान को जानता हूँ और पहलवान मुझे जानता है। अच्छा, आपको पहलवान करके बुला? हाँ, वो शुरू से, अब भी आप जाओगे तो पहलवान जी बोलेंगे। पूरा परिवार जानता है, सब लोग ये जानते हैं। गवर्नमेंट के बाद लोगों ने नाम जाना है। अच्छा, 20-15 साल तो लोगों ने पहलवान जी के नाम से ही जानते हैं। यहाँ का पूरा जितना सारे नेता पहलवान जी के नाम से। आगे की बातचीत में हम आपको पहलवान जी कहेंगे। तो इससे देखिए ये हुआ कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि ए पार्टी का काम करो, तो वो अक्षर से पालन होगा। कुल मिला के ये है कि जो उनका दिशा निर्देश होगा, अगर वो कहते हैं, जब जो कहेंगे वो करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं तुम राजनीति मत करो, तो मुझे राजनीति नहीं करना। कहेंगे कि राजनीति करो तो मैं भी करना शुरू कर दूंगा, कहेंगे न करो तो नहीं करूंगा। सब उनके ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने बुलाया है तो अगर अभी मेरी बात नहीं, अभी जाऊंगा तो मुलाकात होगी। वैसे हमेशा मुलाकात होती है। तो अब जब रिटायर हो गया तब से नहीं मुलाकात हुई। अच्छा। नहीं, मुलाकात हुई तो मैंने बोला कि अभी टाइम चाहिए, तूने कल के बाद आ जाओ, तो मैं कल इधर चला आया। तो अब जब जाऊंगा तब कल शुरू होगा तो मिलूंगा। तो वो जो बात कहेंगे, जैसा उनका मन होगा, जैसी उनकी विचारधारा होगी वो जाने। अगर उनका जैसा संकेत मिलेगा वैसा होगा। अच्छा, अभी मैंने देखा तमाम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे आपको कहीं काशी में सम्मान हो रहा है, कहीं हो रहा है, कहीं आप लाट घाट घूम रहे हैं, कहीं कहीं मतलब अलग अलग जगहों पे आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, बाकायदा समारोह के तौर पे आयोजित करके कर रहे हैं। तो जिनकी आपने मदद करी थी वो सारे लोग आज भी आपको याद कर रहे हैं। देखिए, इसके 2 कारण हैं। एक पहला कारण है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बहुत लंबा समय बिताया है और बिल्कुल स्वच्छ और साफ बिताया है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। एक कारण तो ये है लोगों को बुलाने का। हाँ, जैसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं वो अखिलेश जी से आज भी नहीं मिल पाते। मैं उसी बात तो पे हाँ जी, तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया कि मैंने ये प्रयास किया कि कोई भी आदमी जो मुझसे टकराया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक उनको पहुंचाया, उसकी समस्या को उनके सामने रखा। और एक सबसे बड़ी बात बता दूं, जो मैं उनके लिए बहुत मुरीद हूं और ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा, मैंने कोई ऐसी चीज़ कभी भी कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ना, ये अभी तक मैंने नहीं सुना है, ना नहीं सुना है। उन्होंने कहा ठीक है, बुला लो, कर देंगे, कल बता देना, इनको मिला दोनों, कल मिला देना। बहुत लोगों को मैंने पार्टी में ले आने का काम किया, वो आपसे छिपा नहीं होगा। अब बड़े बड़े कद के लोगों को लाया, बहुत ऐसे कुछ लोगों को लाया जो अभी चर्चा में नहीं हुए थे, उनको कोई नहीं जानता। वो या तो वो जानते हैं या तो मैं जानता हूँ, और बाकी स्क्रीन पर दूसरा कोई दिखेगा, लेकिन अंदर से मैं हाँ लाया था। तो ये माननीय जी जानते हैं। और दूसरी चीज़ की, माननीय जी का जो काम करने की वो थी, या मैंने लोगों की जो मदद किया। और दूसरी चीज़ की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना प्रभाव है कि लोग मुझे सम्मान देते हैं। शायद उनका प्रभाव ना हो तो
मुझे कौन पूछे, मैं गरीब परिवार का आदमी, एक देहात का आदमी, वो गांव का आदमी, मुझे क्यों लिफ्ट देंगे? न मैं नेता हूँ, न कोई विधायक, न एमपी, न एमएलए, मेरी बात को क्यों सुनेंगे? दोनों तो वो सिर्फ ये है कि लोग मुझे उनके साथ रहने की वजह से मुझे सम्मान देते हैं। हाँ, ये है कि मैं उनके साथ रह करके किसी का गलत नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, लोगों का अच्छा काम किया और उनसे करवाया और उनको बताया, लोगों की समस्या बताई, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं और जगह जगह बुलाते हैं। अभी तो 8-10 जगह बुला चुके हैं। कभी कभी मुझे संकोच लगता है कि मैं तो कुछ हूँ नहीं, यार मुझे बुलाते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में लालसा होगी कि बहुत सारे लोग आपका साथ पा करके बहुत कुछ हो गए, तो अभी भी वो चीज़ें हैं आपके अंदर बरकरार, हो सकता है आपका साथ पा करके कुछ हो जाए। अब ये उनकी सोच है, उनकी सोच है, अभी वो बता सकते हैं, इसको तो हम नहीं बता सकते। चलिए, मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें, तमाम जो पीछे की कंट्रोवर्सी, क्योंकि आप अब रिटायर हो चुके हैं, तो अगर उस पर आप बोलना चाहें मर्ज़ी आपकी है, लेकिन लोगों के सवाल हैं और बीजेपी के लोग भी अक्सर उन बातों को करते हैं। उन सवालों को पूछने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब अखिलेश यादव ने इतना सारा काम अच्छा किया, फिर 17 में हार कैसे हो गई? ऐसा है, देखिए, आप एक चीज़ सोचिए, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन कोई आदमी, आपका पड़ोसी, आपको बदनाम करने के लिए कोई षड्यंत्र करे, साजिश करे, तो क्या होगा? जैसे पांडव धर्म के रास्ते पर थे, लेकिन शकुनी तरह तरह के षड्यंत्र रख करके उनको परेशान करता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र पार्टी के लोगों, जैसे ये गैर दलों के लोगों ने किया। और दूसरी एक बात थी कि जो षड्यंत्र तो कोई अपना ही करता है, दूसरा क्या करे? देखिए, अपना षड्यंत्र तो सही कह रहे हैं कि अपने षड्यंत्र करते हैं, जानता हो, समझता हो, लेकिन जो वो लोग थे जो समाज को जानते थे कि कैसे इनसे दूर किया जाए, और उसका सबसे बड़ा 2-3 चीज़ें थीं। जैसे 56 एसडीएम का नाम आपने सुना, 56 एसडीएम हुआ, यही षड्यंत्र है कि कह दिए 56 एसडीएम। पुलिस की भर्ती हुई थी, मतलब बदनाम किया हाँ, तो लोगों ने जानते हैं क्या कहा कि आजमगढ़ से भर दिए, इटावा से भर दिए, यादवों को भर दिए, तो ये गलत निकला ना। और मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि 56 एसडीएम, वो बहुत जिम्मेदारी का पद है, और जब छान के निकाला गया तो कहीं 56 नहीं हुए थे। तो जब इतने बड़े पद पर बैठ के लोग झूठ बोल जाएंगे और षड्यंत्र करेंगे तो सत्ता क्यों नहीं चली जाएगी? और फिर सत्ता के पीछे आप देख लीजिए, अभी वोट चोरी का मामला सामने आया है, तो ये मरे हुए लोग जिंदा निकल के आ रहे हैं, और जाति का जहर घोला गया, धर्म का जहर घोला गया, हिंदू मुस्लिम का जहर घोला गया। और इसके साथ साथ आपने देखा कि एक चीज़ है, जो नीचे जो अशिक्षित है, जो पढ़ा लिखा समाज नहीं है, उनके बीच में या तो जाति लाई गई या तो उनके खिलाफ में धर्म लाया गया, और धर्म में अंधविश्वास और पाखंड को जोड़ करके, और इनका कनेक्शन जो आजकल बड़े बड़े बाबा आ रहे हैं, बाबाओं ने, मैं अभी कुंभ में था 3 महीना, कुंभ में मैं 3 महीना था। अच्छा। 2 सेक्टर से पूर्वांचल की सारी भीड़ मेरे उधर से गई है। अच्छा। तो मैंने लोगों को देखा, ब्रांडिंग की गई, ठीक है, कम लोग पढ़े लिखे लोग जो तो गुमराह किया गया, बाबाओं के माध्यम से उनको ऐसा बोला गया, ऐसी चीज़ें कही गई कि कम पढ़ी लिखी जनता गुमराह हो गई, मरने को तैयार हो गई। इससे इसका फायदा अशिक्षा का बड़ा बड़ा लाभ लिया गया, धर्म का लाभ लिया गया, जाति का नाम लिया गया, हिंदू मुसलमान कह के लाभ लिया गया, भारत पाकिस्तान के नाम पर लाभ लिया गया। तो इस वजह से सरकार नहीं बन पाई। कुछ मुश्किल सवाल, जैसा मैंने पहले बताया, लोग कहते हैं कि नेताजी और शिवपाल यादव जी ने मिल करके सड़क से उठाकर समाजवादी पार्टी को संसद में बिठा दिया, सदन में बिठा दिया, विधानसभा में पहुंचा दिया, सरकार बना दिया। अखिलेश यादव को विरासत में मिल गई गद्दी तो संभाल नहीं पाए। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, इन सब मुद्दों पर मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, और ये पार्टी के बड़े नेता वो लोग ही इस बात को कह पाएंगे, मैं ये बात नहीं कह पाऊँगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब से राजनीति में पैर रखा, तब से उन्होंने संघर्ष को ही
नंबर 1 पर रखा और प्राथमिकता दिया। ऐसा नहीं है कि उनको विरासत में मिल गई, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। लोग ऐसे ही मानते हैं, इसीलिए मैंने लोग मानते हैं ना। हम लोग 12 बजे रात को सोते थे कार्यक्रमों से आकर के, और पता लगा कि 6 बजे 7 बजे ही भीड़ आ गई। अभी वो भी जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। अगर वो 6 बजे तैयार होते तो मैं तो 5 बजे तैयार हो जाता था और जाके वहाँ खड़ा हो जाता था कि कोई दरवाज़ा न खटखटा दे। तो संघर्ष उन्होंने बहुत किया। अपने संघर्ष के बलबूते पर आज प्रदेश की तीसरी पार्टी हैं और देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनको भैया शब्द से नवाजा गया। और भैया शब्द, प्यार का शब्द, इतना किसी पार्टी के किसी नेता को इतना प्यार नहीं दिया गया। भीड़ के मामले में हम लोगों के पसीने निकल आते थे। मैं अभी उस पे आता हूँ, है ना, मैं अभी उस पे आता हूँ। ये कहा गया जब 12 से 17 तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उनको ढंग से काम नहीं करने दिया गया। आखिर के साल में, मतलब 5वें साल में उनको मुक्त होकर के काम करने का अवसर मिला, फिर बगावत हो गई। कहा जाता था कि उनसे पहले आज़म खान, शिवपाल यादव और खुद नेताजी रहते थे, फिर उसके बाद इनका नंबर आता था। देखिए, ये जो 2-3 प्रश्न हैं, आपको कभी महसूस हुआ ऐसा? देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उन बड़े बड़े लोगों को ये ऊपर कमेंट दूँ, ठीक है? मैं कमेंट नहीं है, कमेंट की बात नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपसे ताल्लुक़ रखता हूँ। हाँ, ये था कि थोड़ी काम करने की स्वतंत्रता उनके पास नहीं थी। और लेकिन दूसरी बात है, अगर आपकी बात मैं सच मानूं कि मान लीजिए उनके 5 साल में 2.5 साल डिस्टर्ब रहा, किसी तरह से लोगों से नहीं हो पाया। लेकिन सोचिए, जो आदमी, मान लीजिए 2.5 साल टाइम मिला इन सबों के चीज़ों से, तो 2.5 साल में उन्होंने जो काम कर दिया, 10 सालों में लोग काम नहीं कर पाए। वो जो 2.5 साल उनको मिला, 2.5 साल मान लीजिए विवाद वाला, 2.5 साल के बाद जो विवाद का बचा हुआ समय था, उस 2.5 साल में उन्होंने जो काम किया है वो 10 सालों में लोग नहीं कर पाए। यानी मोटे तौर पे कहा जाए कि अगर 17 से 22 तक मौका मिलता तो अब तक प्रदेश में इतिहास रचा जाता। मैं ये पूरा कह सकता हूँ कि अगर वो 5 साल बिल्कुल फ्री होकर सरकार चलाए होते तो वो विश्व रिकॉर्ड बनता, या दूसरी बार सरकार बन गई होती तो आप देखते जो थोड़ी बहुत चीज़ें थीं। खैर, इन सब चीज़ों से अब निकल गए हैं। अब उनको कोई धोखा नहीं दे सकता। धोखे बहुत खाए, बहुत धोखे खाए हैं। कोई माई का लाल उनको धोखा नहीं दे सकता। और कोई ये कहे कि मैं अपने विचार से कुछ जाके करा लूँ, कोई नहीं करा सकता। जब तक उन्हें पसंद नहीं आएगा, जब तक वो सहमत नहीं होंगे, जब तक वो आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। जब आप कन्विंस कर लेंगे, उनको लगेगा कि ये सही कह रहा है, तभी वो काम होगा। ये नहीं। आखिर लोग क्यों धोखा देते हैं? गोसाईगंज के विधायक थे अभय सिंह, उन्होंने खुलेआम कहा कैमरे पे कि आज मैं जिंदा हूँ, जेल से बाहर हूँ, विधायक हूँ तो माननीय नेताजी की देन है, अखिलेश जी ने मुझे टिकट दिया, मैं चुनाव जीता हूँ। पूजा पाल को उन्होंने विधायक बना दिया। आज वही पूजा पाल कह रही कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी हत्या हो जाती है तो अखिलेश जी जिम्मेदार होंगे। आखिर लोग उनको क्यों धोखा दे देते हैं? देखिए, कोई भी, ये प्रकृति का नियम है, सच्चे व्यक्ति को लोग धोखा देते हैं। और सच्चा व्यक्ति कभी कभी जानबूझ के धोखा खा जाता है, जानता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका स्वभाव है कि वो धोखा खा लेता है, लेकिन उसको उसकी मदद करता है। ये जितने नाम आपने गिनाया है, सबको मैं पर्सनली जानता हूँ। 2-3 नाम और है, मैं पर्सनली जानता हूँ। और कोई आदमी नहीं है जिसको मैं मिला नहीं। सबके साथ बैठा हूँ, सबके साथ घूमा हूँ 24 सालों में। और ऐसे ऐसे लोगों को जो मिलने के लिए मुझसे सिफारिश किया करते थे, वो बड़ी बड़ी बातें हाँ कर रहे हैं और डींगे मार रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप सोच लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने खुले मन से किसी को जो आया उसको, देखिए बहुत लोगों को कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन उन्होंने कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना पहुँचा दिए। लेकिन वो लोगों की आत्मा जब वो शांत होते हैं तो उनको लगता है कि मैंने उनके साथ धोखा किया, तो कभी कभी सच बोल देते हैं। कई लोगों ने अभी सच बोला है, कई लोगों ने अभी सच बोला है। तो जब इनकी आत्मा इनको कोसेगी तो ये सच बोल देंगे कि भाई हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धोखा दिया, हमारे साथ ये था। ये बिल्कुल सच है।
क्योंकि जैसे आप देखिए जंगल माना जाए आप 27 में अखिलेश जी के साथ धोखा नहीं होगा, पूरी तरह से जांच परख कर अपने आसपास के लोगों का चुनाव करेंगे? देखिए, प्रयास तो वो पूरा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द फटकने नहीं देंगे, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि जो होते हैं वो लोग बहुत माहिर होते हैं, वो हमेशा कहीं न कोई आ ही जाएगा, लेकिन बहुत कम लोग आ पाएंगे, धोखा दे पाएंगे। मेरा सवाल है, आप उसका जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपकी पार्टी के नेताओं से मैं मिलता रहता हूं, कुछ ऐसे नेता हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा, जो जिनके दिल में ये तकलीफ़ है कि अब मैं अखिलेश जी से कुछ अपने क्षेत्र की बातें कहना चाहता हूं, उनसे अपने समाज से जुड़ी हुई बातें करना चाहता हूं, पार्टी हित की बातें करना चाहता हूं, लेकिन उनके आसपास आज भी ऐसे लोगों का काकस बना हुआ है जो चाटुकार हैं, जो हमेशा उनको गुमराह करके रखते हैं, सही व्यक्तियों को उनके करीब तक नहीं जाने देते। हाँ या ना? देखिए, ये कहना थोड़ा, मैंने बस ये पूछा हाँ या ना। अब इस पे आप नहीं पूछें तो ठीक है, आप जो जान रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, उसी को अपना आंसर मान लीजिए। जनता जानना चाहती है, ये हम दोनों की बातचीत है, लोग देख रहे हैं। जनता, देखिए, ये चीज़ें लोग जो जैसा महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग इसमें से हैं, उसमें से कुछ ही लोग, जो आपने कहा, इस बात के लिए जाते हैं, कुछ ही लोग जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसके लिए कह तो रहे हैं आपसे, लेकिन उसके लिए जाते नहीं हैं, वो सिर्फ दिखाते हैं, जाते किसी और मकसद से हैं, और आपसे ये कहेंगे कि मैं इस समस्या के लिए गया था, या मैं अपनी बात नहीं कह पाया। वो समस्या मान लीजिए किसी व्यक्तिगत विधानसभा या व्यक्तिगत व्यक्ति की नहीं है, उससे पूरे प्रदेश में असर पड़ना हो, इस तरह की चीज़ें नहीं, अगर आप इस तरह से जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको सबमिट न करें, आपको सहयोग न करें। वो सिर्फ करते हैं और मिलते हैं, उनको लगा कि ये सच बात बताने आया है, तो कहो तो आधे घंटे बात करें, बुला करके बात करते हैं, बहुत बात करते हैं, लेकिन वो इतना परख लिए कि ये कह तो रहा इस बात पर, लेकिन ये बात नहीं करेगा, ये बात कुछ और करेगा, तो वो भी जान जाते हैं, तो थोड़ा सा वो भी टरका देते हैं। चलिए, अखिलेश जी की दरिया दिली के वैसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ मेरे पास भी हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ जिनसे ये कहा गया कि आप कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम नहीं लेंगे, आपकी मदद की जाएगी, आप अपने मिशन में लगिए, जो भी आप करना चाहते हैं। उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं, कोई पर्वतारोही है, वो उस पहाड़ पर चढ़ाई करना चाहता है, उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था अखिलेश ने कराई, बहुत सारे लोगों की शिक्षा वगैरह का इंतज़ाम उन्होंने किया, कोई नहीं जानता। लेकिन बातचीत में जब हमें पता चला तो उनसे हम लोगों ने जब मुलाकात किया तो ये सारी चीज़ें छन करके बाहर आईं। हालांकि वो रोकते रहे, लेकिन फिर भी अच्छे कामों की सराहना खुले मन से होनी चाहिए। अब एक बड़ा मुश्किल सवाल आपके लिए साहब, आप नेताजी के भी साथ रहे, अखिलेश यादव जी के भी साथ रहे, किसके साथ ज़्यादा मज़ा आया? देखिए, आनंद तो दोनों लोगों के साथ आया, नेताजी के साथ भी खूब आनंद आया और माननीय जी के भी साथ आनंद आया। बस आनंद का थोड़ा स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, जैसे हमको मान लीजिए किसी चीज़, आपको वॉलीबॉल खेलने में भी आनंद आ गया, फुटबॉल खेले, दोनों में आनंद आ गया, लेकिन वॉलीबॉल का थोड़ा सा अपना अलग टेस्ट होगा, उसका अलग टेस्ट है, तो दोनों के साथ आनंद आया। आनंद का तरीके उस समय, और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किसका? देखिए, दोनों लोगों का अटैचमेंट आपके साथ ये मुश्किल है कि आप दोनों के साथ रहे हैं और कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं किसके साथ। देखिए, नेताजी का जो था, बस ये है कि उस समय की जो ज़रूरत थी उस हिसाब से नेताजी एडजस्ट करते थे। अगर उस समय की चीज़ें आज लाई जाए तो नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस समय हम लोग नेताजी को कॉर्डलेस ले जाके, फ़ोन आता था तो टहलते थे तो कॉर्डलेस जाके हाथ में पकड़ाते थे। आज मान लीजिए यहीं से फ़ोन से उठा के कर देंगे। नेताजी को हम लोग जैसे फ़ोन मिला करे, फ़ोन मिलाओ, फ़ोन मिला के देते थे, ठीक। और माननीय जी को अब हम क्या फ़ोन में, वो इतने टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हैं कि हमको ये पता ही नहीं चलेगा। तो ये समय का परिवर्तन है ना, समय का डिफरेंस है ना, तो उसी तरह से दोनों के साथ आनंद मज़े का भी डिफरेंस है। कुल मिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक चीज़ आप जान लिए, जो आपने कहा दरिया दिली, तो दरिया दिली उनके अंदर खूब है और उनका दिल बड़ा है। उनके अंदर जैसे
अभी कई बार जैसे हमने सोचा कि ये 50 लाख रुपया 20 लाख रुपया इसकी मदद करनी है, इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है। एक दुबे जी थे, क्या नाम है, भला बेचारा मर गया। आप यकीन नहीं करते कि यूएस में अमेरिका भेज करके इलाज कराया और कितना खर्च किया। ये दरिया दिली और बड़ा दिल का है, कितना पैसा खर्च करके हलाओ बेचारा एक्सपायर कर गया। इटावा का था, उसका नाम नाम मेरे दिमाग से हट गया। तो आप सोचो कि इस तरह के वो एक चीज़ और है, वो इलाज चुपके कराते हैं, लोगों का इलाज कराते हैं और कहीं प्रचार नहीं करते। अब मैं देख रहा हूँ लोग बेड पे जाते हैं, एक केला मरीज को देते हैं और 6 आदमी उस केले को हाथ से पकड़े हुए हैं। ऐसा फिर लेकिन माननी जी में जैसे उसमें मुझे कहते थे वो उसको कर देना, किसी को पता नहीं चले। वो किसी को प्रचार नहीं चाहते कि हम मदद कर रहे हैं तो उसका प्रचार करें। ना 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 ना, वो बड़े साइलेंटली आपकी मदद कर दे के चल देंगे और कहते हैं किसी से बताना मत। और लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, एक ठे कंबल उड़ा करके, किसी भिखारी को कंबल उड़ा करके या उसको एक दुपट्टा उड़ा करके इतना वीडियो बनाएंगे, इतना फ़ोटो छपवाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितनी बड़ी बड़ी मदद करते हैं। बात तो दूसरी है, तमाम मदद हुई है। मेरे 2 सवाल और हैं। और सेकंड लास्ट मेरा प्रश्न ये है कि अमूमन हमने देखा है कि अब जैसे मुख्यमंत्री नहीं है अखिलेश जी, लेकिन जो क्रेज़ है युवाओं में, बड़ों में, आज भी कम नहीं हुआ है। आज भी मुझे लगता है कि शायद कोई नेता ऐसा हो जिसके लिए इतना दीवानापन हो। पब्लिक सारी बैरिकेटिंग तोड़ करके उनसे मिलना चाहती है, उनकी नज़र में आ जाए इसलिए लोग तंबुओं पे जो बम्बू लगे रहते हैं उस पर खड़े हो जाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है आप लोगों को जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जो तूफ़ान, जो सैलाब आता है लोगों का? कई बार ऐसा हुआ, मैंने कहा कि सर हाथ न मिलाएं। आदमी जैसे हाथ मिला लेते हैं तो हाथ छोड़ता नहीं है, भी आगे बढ़ जाते हैं। कई बार मैंने उनके हाथ में से हाथ में किसी ने पकड़ लिया, छोड़ा नहीं, तो मैं उसके हाथ को छुड़ाने का प्रयास किया। लेकिन वो चाहते हैं कि धीरे से, अब वो हाथ बढ़ा रहा है तो उसका हाथ मिला लें, उसकी इच्छा पूरी हो जाए। कभी कभी जैसे मैंने कहा हटाया, है आ जाने दो, आ जाने दो, आ जाने दो, अरे रुको रुको रुको, है गाड़ी रोको रोको, तो ये उनका है। अच्छा, उनकी लोकप्रियता इतनी है कि मुझे लगता है कि देश में ऐसा कोई नेता नहीं है कि जिसके अंदर उतनी लोकप्रियता हो। और लोकप्रियता इसलिए है कि वो बहुत ज़मीनी स्तर के आदमी से लेकर के और चोटी के टॉप के आदमी से मिलते हैं। जो इंडिया के टॉप के लोग हैं, जो टॉप के चोटी के हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो उनके संपर्क में न, जिससे वो न मिले, वो नहीं हो। ओबामा से जब मैं गया था तो ओबामा जी से मिलने के लिए किसी स्टेट के मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं थी। ओबामा जी से जिस तरह से मिले तो लोग वहाँ बाहर कह रहे थे कि देखिए इतनी बड़ी हस्ती का है। और वहीं ज़मीन पर एकदम बिल्कुल को साइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने, अभी एक तो आपने फ़ोटो देखा होगा, एक रिक्शे वाले ने उसकी फ़ोटो चूम लिया, उन्होंने दिल्ली में बुला करके उसको वो सम्मानित कर दिया। कई लोग ऐसे थे, किसी का घर गिराया गया, बुलडोजर चलाया गया, उसको पढ़ा के दे दिया। खजांची की किस्सा आप जानते ही, सुना ही होगा। हर साल जन्मदिन मनाया जाता है। और वो बच्ची जिसका घर जलाया गया, कॉपी किताब का, उसका पढ़ाई का खर्च किया। और बहुत लोगों का एडमिशन कराया, बहुत लोगों को पढ़वाया। ये तो नीचे लोगों का, ऐसे बहुत लोगों की मदद किया जो बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, उनकी मदद किया उन्होंने। और जितना इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के लोगों का सम्मान किया, ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने उतना सम्मान इनका नहीं किया। उसकी एक कहानी मैं बता देता हूँ। अमिताभ ठाकुर को जब यूपी पुलिस उठा के ले गई, घर से उठा कर ले गई, तो उन्होंने एक किस्सा बताया और कहा कि मैं एक बार नेताजी के समय में प्रोटेस्ट कर रहा था, समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहा था। मैं सड़क पे बैठा था, नूतन ठाकुर सड़क पे बैठी थी। अखिलेश जी का फ़ोन आता है कि मैंने कुछ लोगों को भेजा। ये अमिताभ ठाकुर का बयान है कि कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है उग्र होकर के हमारे कार्यकर्ता कि आप सरकार के ख़िलाफ़, अखिलेश के ख़िलाफ़ या नेताजी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके साथ कुछ बदतमीज़ी कर दें, है ना, कुछ धक्का मक्का मार दें। तो उससे बचने के लिए मैंने कुछ लोगों को भेजा है जो आपकी सुरक्षा में तैनात होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये उस वक्त का दौर है, ये उस वक्त का सीएम है, और आज के दौर में तो हमें घर से ही उठा लिया जा रहा है। देखें, हालांकि मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैंने देखा जितना रिस्पेक्ट अधिकारियों को ये देते थे, किसी मैंने बड़े बड़े अधिकारियों का जो टॉप के थे, प्रमुख सचिव, गृह सचिव, डीजीपी से लेकर के, जिनको इतना रिस्पेक्ट देते थे,
और आज वो लोग इतना रिस्पेक्ट नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी पीछे पीछे दौड़ते हैं, काम करते हैं। मैं उन अधिकारियों को जानता हूँ जो उनके ज़माने में उनके बड़ा करीबी बनते थे और खूब अच्छी अच्छी पोस्टों पर, खूब मलाईदार पोस्टों पर रहे और खूब मलाई खाए। आज उनकी जब भाषा उनके जब सुना जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और अभी इस आपके पहले किसी चैनल के भाई ने पूछा कि जनता और ब्यूरोक्रेसी में के संबंध में क्या फ़र्क है। पहले था आदमी जो सरकारी लोक सेवक होता था वो जनता को सब कुछ मानता था, जनता को भगवान के समान मान करके उसके काम करता था। वो ये मानता था कि हम इसके नौकर हैं। आज वो जनता से उतने अच्छे संबंध नहीं रखते, उतने व्यवहार अच्छे नहीं रखते हैं जितना उनको रखना चाहिए। वो जनता। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब क्या लग रहा है, तमाम उतार चढ़ाव अखिलेश यादव जी ने ज़िंदगी में देखे हैं अपने, आप उनके साथ हमसाया बन के रहे, अब क्या लगता है 27 में जो तैयारियां अखिलेश यादव अभी से कर रहे हैं, जिस तरह का उनका पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन है, तमाम इश्यूज़ पे वो काम कर रहे हैं, उसको देख करके 27 में क्या आसार लग रहा है? देखिए, मैंने अभी बनारस में भी बोला था, ये कुल मिला के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये पीडीए का जो इजाद किया है, ये पीडीए का जो फार्मूला है, इसी फार्मूले पर वो सत्ता परिवर्तन करेंगे और सबका बदलाव होगा। मेरा मानना है कि ये जो पीडीए है ना, वो उसकी आत्मा है और सारे पीडीए के लोग उनके हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं, नाक हैं, कान हैं, ये सब हैं। और जब ये सब एक हो जाएंगे तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो जो ये जितनी चीज़ें हैं वो सब दूर हो जाएंगी। एक होने का आसार है। हाँ, 27 परिवर्तन लाएगा, 27 परिवर्तन लाएगा और पीडीए के लोग ही परिवर्तन लाएंगे। पीडीए के लोग लाएंगे। हाँ, और जब पीडीए के लोग परिवर्तन लाएंगे तो शायद पीडीए शब्द साकार हो जाएगा। चलिए साथियों, हमने विष्णुदेव जी से बातचीत किया, बातचीत काफ़ी लंबी रही और ये हालांकि उतनी भी लंबी नहीं है कि अखिलेश यादव की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जाना जाए, उनकी कहानी के बारे में जाना जाए, किस तरह से उन्होंने शासन सत्ता चलाया, किस तरह से वो लोगों की मदद करते हैं, किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। उसके लिए शायद वक्त, ये बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। फिर कभी आपसे बातचीत करेंगे और मौका मिला तो अखिलेश जी से भी अगर ऐसा कुछ रहा तो उनसे भी मिल करके तमाम बातों पे चर्चा परिचर्चा होगी। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह का दावा इन्होंने किया है कि 2027 में पीडीए का सपना साकार होगा और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, आपका क्या कथन है, क्या कहना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।